आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड प्रोग्राम के बारे में और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली पूरा प्रोग्राम कैसे चल रहा है और सबसे इम्पोर्टेंटली ये कितना बड़ा सक्सेस स्टोरी है। सबसे पहले न्यूज को समझिए। कल शाम को न्यूज निकल कर आ रही थी कि डीआरडीओ की तरफ से कुछ मिसाइल सिस्टम्स को टेस्ट किया गया है और अगर एरिया वार्निंग्स को देखा जाए तो चीजें काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट थे। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस एरिया वार्निंग को देख सकते हैं और इसको एनालाइज करके साफ समझ में आता है कि यहाँ पर एक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम को टेस्ट किया जाएगा। इंटरेस्टिंगली डीआरडीओ की तरफ से टेस्ट भी एक नेवल एंटी शिप मिसाइल सिस्टम को किया गया था, जिसके बारे में हम लोग शाम तक एक और वीडियो बनाएंगे और वो भी काफी इंटरेस्टिंग टेस्ट है। इसके अलावा महाराष्ट्र की एक कंपनी की तरफ से भी क्लेम किया गया है कि उनके एक सिस्टम को यहाँ पर टेस्ट किया गया है, लेकिन जो बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट था वो था AD1 और AD2। आइए इस पूरे प्रोग्राम को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और हर एक कंपोनेंट को ब्रेक करते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड प्रोग्राम को समझने के लिए आपको सबसे पहले बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की ट्रेजेक्टरी को समझना पड़ेगा। एक टिपिकल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करती है, जहां पर इनिशियली मिसाइल सिस्टम ऊपर जाती है, फिर वो टारगेट के ऊपर पहुंचती है और फिर टारगेट के ऊपर जाकर गिरती है, जहां पर उसका वॉरहेड डिप्लॉय हो जाता है। इस फ्लाइट पाथ को बेसिकली 3 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। पहला फेज बूस्ट फेज कहलाता है और इस फेज के दौरान मिसाइल सिस्टम ऊपर जाती है, जहां पर ये एटमॉस्फेयर के लगभग बाहर निकल जाती है। दूसरा फेज मिड कोर्स फेज कहलाता है, जो आमतौर पर एटमॉस्फेयर के बाहर ही होता है। हालांकि कुछ मिसाइल सिस्टम के केस में ये 80 किलोमीटर से ही शुरू हो जाता है, लेकिन इस फेज के दौरान मिसाइल सिस्टम अपने आप को टारगेट के ऊपर ले जाती है। इसके बाद जब मिसाइल सिस्टम एटमॉस्फेयर में एंटर करना शुरू करती है तो टर्मिनल फेज शुरू होता है और यहाँ पर ये टारगेट के ऊपर जाकर गिरती है। अब आमतौर पर जब भी हम लोग रेंज की बात करते हैं तो शुरुआत की जाती है नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि कम से ज्यादा की तरफ। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड प्रोग्राम में यूज होने वाली मिसाइल सिस्टम्स की रेंज की जब बात की जाती है तो आमतौर पर ज्यादा से कम की बात की जाती है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम ऊपर से नीचे आ रहे हो। दूसरी चीज, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को समझने के लिए आपको एटमॉस्फेयर को समझना बहुत जरूरी है और आमतौर पर माना जाता है कि एटमॉस्फेयर 110 किलोमीटर पर खत्म हो जाता है। चीजें थोड़ा ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन मोरलेस ये चीज क्लियर है। हालांकि कुछ मिसाइल सिस्टम 80 किलोमीटर से पहले ही मिड कोर्स में चली जाती हैं और इसी वजह से जब हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड की बात करते हैं तो 80 किलोमीटर की रेंज को लेकर चलते हैं इंडो एटमॉस्फेरिक और एक्सो एटमॉस्फेरिक कैलकुलेट करने के लिए। इसके अलावा अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम आपके एटमॉस्फेयर के 10 किलोमीटर तक आ जाती है तो तब अगर आप उसको मार भी देते हैं तो भी डेब्री के चलते आपको नुकसान बहुत ज्यादा होगा। अब अगर आप ऐसे इंटरसेप्शन की बात करें जो एटमॉस्फेयर के बाहर हो, यानी कि एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन, तो वो तो बहुत दूर तक जा सकता है। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग केवल बात करते हैं लो अर्थ ऑर्बिट की, जहां पर लियो सैटेलाइट्स दिखाई देती हैं, यानी कि 250 किलोमीटर से लेकर 1300 किलोमीटर तक। इस ऊंचाई पर अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है या लियो सैटेलाइट है तो भारत की एसैट मिसाइल सिस्टम का प्रयोग करके आप उसको मार सकते हैं। और एसैट मिसाइल सिस्टम 1300 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर तक की एल्टीट्यूड पर हर तरीके के टारगेट को मारने में सक्षम है। लेकिन अगर कोई मिसाइल सिस्टम और अंदर चली आती है तो उसको 320 किलोमीटर से 70 किलोमीटर की ऊंचाई पर AD2 मिसाइल सिस्टम का प्रयोग करके इंटरसेप्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर ये टारगेट बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम इन सभी को क्रॉस करके और आगे चली आती है तो 130 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर की रेंज पर इसको PDV मिसाइल सिस्टम से इंटरसेप्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर यह बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम फर्दर अंदर चली आती है तो 10 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक की एल्टीट्यूड पर इसको AAD मिसाइल सिस्टम से इंटरसेप्ट किया जा सकता है। लेकिन किसी भी मिसाइल सिस्टम को इंटरसेप्ट करने के लिए आपको ये सभी मिसाइल सिस्टम्स की आवश्यकता नहीं होती है। प्रैक्टिकली 2 तरीके के इंटरसेप्शंस की कोशिश की जाती है, एक एक्सो एटमॉस्फेरिक और दूसरा एंडो एटमॉस्फेरिक, यानी कि पहले एटमॉस्फेयर के बाहर उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जाती है और अगर कोई मिसाइल सिस्टम अंदर आ जाती है तो भी उसको 10 किलोमीटर तक की एल्टीट्यूड पर न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जाती है। डिटेल में अगर आप मिसाइल सिस्टम्स की बात करेंगे तो बेसिकली फेज 1 में 2 तरीके के मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है, एक AAD मिसाइल सिस्टम, दूसरी PDV मिसाइल सिस्टम। AAD मिसाइल सिस्टम का प्रयोग करके 80 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक की एल्टीट्यूड पर टारगेट को मारा जा सकता है। वहीं पर अगर PDV की बात की जाए तो 130 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक की एल्टीट्यूड पर यह इंटरसेप्शन कर सकती है। फेज 2 की अगर बात की जाए तो वहां पर भी 2 मिसाइल सिस्टम्स हैं, एक है AD1 और दूसरी है AD2। स्पेसिफिकली अगर AD1 की बात की जाए तो यह 20 किलोमीटर से लेकर 120 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर किसी भी टारगेट को मारने में सक्षम है। वहीं पर AD2 मिसाइल सिस्टम की अगर बात की जाए तो यह 70 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर तक की एल्टीट्यूड पर किसी भी तरीके की बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को मारने में सक्षम है। ये हुआ आपका बेसिकली फेज 2। अब अगर आप इन एल्टीट्यूड पर आने वाली मिसाइल सिस्टम्स की बात करें
तो आपको वापस से बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स की ट्रेजेक्टरी को स्टडी करना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि जितनी ज्यादा लंबी दूरी पर आप बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को लॉन्च करना चाहते हैं, उतना ज्यादा ऊंचाई पर ये मिसाइल सिस्टम्स जाती हैं, यानी कि इनकी मिड कोर्स ट्रेजेक्टरी ज्यादा लंबी दूरी पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स की ज्यादा ऊंची होती है। डीआरडीओ की तरफ से फेज 1 बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड प्रोग्राम MRBM कैटेगरी की मिसाइल सिस्टम्स को एड्रेस करने के लिए बनाया गया था, यानी कि ऐसे मिसाइल सिस्टम्स जिनकी 2,500-3 हजार किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेंज होती है। और इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि फेज 1 के साथ में भारत ने पूरी तरीके से पाकिस्तान को एड्रेस कर दिया था। फेज 2 की अगर बात की जाए तो AD1 और AD2 मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग करते हुए इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को इंटरसेप्ट किया जा सकता है, यानी कि ऐसे मिसाइल सिस्टम्स जिनकी रेंज 3,000 से 6,000 किलोमीटर तक की है। अजम्पशन है कि अगर आने वाले समय में भारत का चाइना के साथ में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इस तरीके के मिसाइल सिस्टम्स चाइना से निकल कर आएंगी। यही कारण है कि इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स का टेस्ट जब भारत की तरफ से किया जाता था तो चाइनीज स्पाई शिप इंडियन ओशन रीजन में घूमता नजर आता था। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ये भी समझनी पड़ेगी कि डीआरडीओ एग्जैक्टली यहाँ पर रुक नहीं रहा है। हाइपरसोनिक और ज्यादा लंबी दूरी पर मार करने वाली मिसाइल सिस्टम्स को भी इंटरसेप्ट करने के लिए BMD फेज 3 के ऊपर भी काम चल रहा है और फेज 3 के दौरान AD-AH और AD-AM मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग किया जाएगा। कुछ समय पहले हम लोगों ने AD-AH की एक फोटोग्राफ देखी थी, जिसको अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया गया है। अच्छा, कल के टेस्ट की जो फोटोग्राफ्स निकलकर सामने आई हैं, इनको भी एक बार आपको ध्यान से देखना चाहिए और अगर आप इन दोनों फोटोग्राफ्स को अलग अलग करके डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपके सामने निकल कर आएंगी। पहले तो अगर आप AD2 मिसाइल सिस्टम की बात करेंगे तो रेंडर की तुलना में ये मिसाइल सिस्टम काफी डिफरेंट है और स्पेसिफिकली फिन कॉन्फ़िगरेशन को काफी डिफरेंट रखा गया है। इसके अलावा अगर आप इस मिसाइल सिस्टम के बॉटम पर फोकस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये AD2 मिसाइल सिस्टम है, लेकिन मिसाइल नंबर 6 है, यानी कि इससे पहले 5 टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं पर अगर आप AD1 मिसाइल सिस्टम को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मिसाइल सिस्टम भी कंप्लीटली डिफरेंट है और इससे पहले जो AD1 मिसाइल सिस्टम का टेस्ट हुआ था वहां पर एक सिग्निफिकेंटली लार्ज बूस्टर का प्रयोग किया गया था, लेकिन यहाँ पर वो लार्ज बूस्टर नहीं। अब इस चेंज के पीछे कारण को समझने की कोशिश कीजिए। लार्ज बूस्टर का मतलब है कि मिसाइल सिस्टम को काफी ऊंचाई पर जाना है और नियर एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन करना है। लेकिन अगर AD1 मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो इस मिसाइल सिस्टम को 20 किलोमीटर से लेकर 120 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर इंटरसेप्शन के लिए बनाया गया है और अगर कल के टेस्ट में बड़ा बूस्टर मिसिंग था तो ये इंडिकेट करता है कि टारगेट मिसाइल सिस्टम को काफी करीब आने दिया गया है और उसके बाद इंटरसेप्शन किया गया है। यही कारण है कि वो 11,000 लोगों को जो डिस्प्लेस किया गया था वो यहाँ पर जस्टिफाइड है और ये चीज फर्दर इंडिकेट करती है कि सेकेंड फेज का जो बूस्टर है वो मॉड्यूलर बूस्टर है, यानी कि जरूरत के हिसाब से उसको लगाया जा सकता है और अगर जरूरत नहीं है तो उसको रिमूव भी किया जा सकता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है और अगर 6 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं तो ये भी समझ में आता है कि ये मिसाइल सिस्टम नियर कंप्लीशन है, जिसके बाद बहुत ही जल्द इसका डिप्लॉयमेंट भी शुरू किया जाएगा। वैसे फेज 1 का डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और अगर आप साइट्स को मॉनिटर करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कम से कम 2 जगहों पर तो इसको डिप्लॉय किया जा चुका है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।